नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह सावल और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं 2024 के ओपिनियन पोल का फाइनल राउंड, जो फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। देश की 543 में से 428 लोकसभा सीट का आंकड़ा सामने आ चुका है। अब तक की बड़ी बात यह है कि एनडीए पर हिंदी पट्टी का भरोसा कायम दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एनडीए ने 2014 और उसके बाद हिंदी बेल्ट के अलावा अपने लिए जो नए पॉकेट तैयार किए हैं, वहां उसकी पकड़ पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल और तेलंगाना इसके उदाहरण हैं। अब तक हमने आपको जिन 428 सीट का हाल दिखाया, उनमें 274 सीट एनडीए की झोली में और 146 सीट इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये ओपिनियन पोल आगे बढ़ रहा है, तस्वीर और साफ होती जा रही है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, यानी यूपी की जनता जिस पार्टी पर मेहरबान होती है, उसके लिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है। मैं अब आपको 80 लोकसभा सीट वाले उसी उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत बताने जा रहा हूं, जहां पिछले चुनाव में मायावती अखिलेश यादव के साथ थी। इस बार बीएसपी का हाथी अकेला चल रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पिछला चुनाव अलग अलग लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों एक रथ पर सवार हैं। मायावती के चैलेंजर के तौर पर पेश किए जा रहे चंद्रशेखर भी अखिलेश और राहुल के साथ हैं। मतलब यह कि विपक्षी खेमे का सियासी समीकरण बिल्कुल बदला हुआ है, लेकिन बदलाव क्या नतीजों पर असर डाल पाएगा? पिछले चुनाव में बीएसपी के वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुए थे, क्या इस बार कांग्रेस के वोट यूपी में बिग ब्रदर बनी समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के वोटर पंजे के निशान पर मुहर लगाने को तैयार हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन के वादे पर भरोसा जताएगी या पिछले दो चुनाव की तरह एक बार फिर एनडीए पर प्यार बरसाएगी? एबीपी न्यूज सी वोटर का हमारा ये ओपिनियन पोल इन सभी सवालों के जवाब देगा। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं डाटा सेंटर, मेरी सहयोगी शिरीन के पास। तो फाइनल ओपिनियन पोल में अब वक्त है सीटों के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने रखने का। लेकिन उससे पहले देखिए, रामलला के दर्शन आप कर रहे हैं। भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में पूरी तरीके से जिस तरह से बनकर तैयार भी हो चुका है। और देखिए, कल तो रामनवमी का पावन मौका भी है और लगातार भक्तजन वहां पहुंच रहे हैं रामनवमी इस बार रामलला के साथ मनाने के लिए। बहरहाल यहीं से मैं आपको अब वो आंकड़ा भी दिखाती हूं जिसका इंतजार आपको भी है कि आखिर इन 80 सीटों में से जनता की राय किसकी तरफ जाती दिखाई दे रही है। सबसे पहले वोट प्रतिशत आपके सामने 51% वोट शेयर एनडीए को जाता यहां पर दिख रहा है और 38% वोट शेयर इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। इसी के अलावा 4% पर बीएसपी अपना कब्जा कर सकती है और 7% वोट शेयर अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की वोट शेयर के लिहाज से पूरी तस्वीर आपके सामने रख दी है मैंने। अब आगे बढ़ते हुए जरा इन्हें सीटों में अगर हम कन्वर्ट करें, क्योंकि 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से किसे कितनी सीटें, तो देखिए आपके सामने वो आंकड़ा भी जल्दी से रख देते हैं और ये बताएगा आपको मूड क्या है यूपी का, उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज इस वक्त क्या कह रहा है। तो आंकड़ा आपके सामने अब रख देते हैं हम। 80 सीटों में से किसे कितनी मिल रही है, किसके खाते में कितनी जा रही है। तो ये देखिए, 73 सीटें एनडीए को मिल सकती है। यहां पर इंडिया गठबंधन को महज 7 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। और मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा है सर्वे के मुताबिक, लेकिन बड़ी जीत दर्ज करते हुए 73 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन यहां बाजी मारता हुआ दिख रहा है। रोहित जी। बिल्कुल शिरीन, तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल। देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, 73 सीट एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी जिस एनडीए का नेतृत्व कर रही है उसको 73 सीट उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। और इंडिया गठबंधन की बात करें, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 7 सीटें मिल सकती हैं। और आप ऊपर देखिए, टॉप पे, अपने टॉप बैंड पे, टेलीविजन के बिल्कुल ठीक ऊपर जो टोटल आंकड़ा है 508 सीटें सामने आ चुकी हैं। 347 सीट पर इस वक्त एनडीए खड़ा है और 153 सीट पर इंडिया गठबंधन खड़ा है। हम आपको एक एक सीट का, उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर क्या हाल है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस सीट पर कौन आगे है, कितने फीसद वोट से आगे हैं। यह आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का पूरा हाल।
चाहे पूर्वांचल हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, सबकी बात करेंगे। लेकिन जो बड़ा आंकड़ा आया है, एनडीए 73 सीट और 7 सीट पर इंडिया यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है बीपी न्यूज में। पहली प्रतिक्रिया, 73 सीट एनडीए, हमारे सर्वे में एनडीए को मिलती हुई दिख रही है और 7 सीट पर इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में, उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में भारतीय जनता पार्टी की पैठ बन चुकी है। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी एक कुशल नेतृत्व दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में आज गुंडे, माफिया, मवाली प्रदेश से बाहर है या जेल में है। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर कानून व्यवस्था प्रदेश में दे सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य में अभी तो ये प्रारंभिक आंकड़ा आपके सर्वे दर्शा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप देखेंगे कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए अगर एक एक सीट की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। देखिए, मैनपुरी और रायबरेली की बात खास तौर पर करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट और कांग्रेस की सीट। इस पर क्या कहना है आपका, क्योंकि इस 73 के आंकड़े में मैनपुरी नहीं है सर। आप अगर रायबरेली पर ध्यान देंगे, अमेठी पर ध्यान देंगे, अमेठी हम पिछली बार जीत चुके हैं। रायबरेली का जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस बार हम रायबरेली भी जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। अभी तक जो कांग्रेस की उनकी अपनी सीट कही जाती है, अभी तक वो कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए हैं। और जो वहां से चुनाव परंपरागत ढंग से लड़ती थी, उन्होंने भी राज्यसभा का रुख किया है। उन्होंने भांप लिया था कि रायबरेली में इस बार कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी रायबरेली प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैनपुरी में आप जानते हैं, वहां का जन जन का लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर कानून व्यवस्था दे सकती है, रायबरेली को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर ला सकती है। और मैनपुरी के लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई शासन दे नहीं पाएगा, क्योंकि मैनपुरी के अंदर जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के लोगों ने अराजकता का माहौल बना रखा है, सब लोगों का मानना है कि बीजेपी मैनपुरी में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाएगी। एक आखिरी सवाल, घोसी जहां पर आप गए थे और आपने जो ओम प्रकाश राजभर है उनके सुपुत्र हैं, उनसे माफी तक मंगवाई थी अपने कार्यकर्ताओं के सामने, लेकिन घोसी भी आपके हाथ से फिसलती हुई दिख रही है सर्वे में। हालांकि 73 सीट आप जीतते हुए दिख रहे हैं, क्या कहना आपका? अभी सामल जी, ये प्रारंभिक सर्वे है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, परिणाम नजदीक आएंगे, पोलिंग नजदीक आएगी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी। घोसी हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे रायबरेली हो, सभी सीटों पर एक तरफा जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ब्रजेश पाठक जी का कहना है कि 80 की 80 सीटें। और मैं आपको बता दूं कि ब्रजेश पाठक जी भारतीय जनता पार्टी की उस कमेटी को भी हैंडल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो दूसरे दलों से नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन करवाती है, इसलिए इनको आजकल तोड़ फोड़ पाठक भी कहा जा रहा है। बहरहाल ब्रजेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप दावा कर रहे हैं 80 की 80 सीट का, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं एक एक सीट की। देखिए, हमारे फाइनल ओपिनियन पोल के फाइनल राउंड के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए को 73, जबकि इंडिया अलायंस को सिर्फ 7 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव में 10 सीट पर जीत दर्ज करने वाली बीएसपी इस बार खाता खोलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की आपके सामने है। एनडीए 73, आप देख सकते हैं, जो गेरुए रंग में पूरा का पूरा ये ग्रिड आपको रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, और नीले रंग में जो दिखाई दे रहा है, 7 सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन साफ तौर पर आ गया है। ये 7 सीटें कौन सी है, गौर से देखिए। अंबेडकर नगर, जहां पर रितेश पांडे को बीजेपी ने टिकट दिया था, और गाजीपुर अफजाल अंसारी, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। इसके अलावा घोसी, जो कि सुभाषपा को बीजेपी ने सीट दी है। मैनपुरी, डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा कन्नौज, अभी सपा ने यहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया कन्नौज से, लेकिन बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक यहां से प्रत्याशी है।
रामपुर की बात करें, देखिए आजम का गढ़, आजम खान जेल में है, पूरा परिवार जेल में और बिना आजम के वहां पर चुनाव हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद रामपुर में समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। इसके अलावा आजमगढ़, जहां से निरहुआ सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन एक और बड़ी बात, ये तो सपा के लिहाज से देखिए पूरी तस्वीर सामने हुई, लेकिन आप देखिए 2 सीटें कांग्रेस के लिहाज से यहां पर बात करना चाहूंगा, रायबरेली और अमेठी। आप देखिए रायबरेली और अमेठी की अगर बात करें तो दोनों सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी की फेवर में जाती हुई दिख रही है। शुरुआती रुझान सर्वे का इसी बात की तस्दीक कर रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश की तमाम 80 की 80 सीटें, और ये देखिए जो नीले रंग में रंगी हुई सीटें हैं, 7 सीट जहां पर इंडिया गठबंधन जीत सकता है सर्वे के मुताबिक। एक बार फिर सुन लीजिए, आजमगढ़, रामपुर, कन्नौज, मैनपुरी, घोसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, ये तमाम वो 7 सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है। इसके इतर 73 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सीधी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्षेत्रवार आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश को, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। मामला 80 सीटों का है। सबसे पहले अवध रीजन की बात करते हैं। कुल सीटें 23 है यहां पर, और ये देखिए 23 सीटों का हाल, 21 सीट पर एनडीए और 2 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है अवध में। अवध की बात करें तो कन्नौज, हालांकि यहां की अगर हम बात करें, देखिए कन्नौज में अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें। इसके अलावा अंबेडकर नगर की सीट भी है, अंबेडकर नगर और कन्नौज, ये 2 सीटें अवध क्षेत्र की हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीत सकता है। शुरुआती तौर पर सर्वे बात बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये अवध की बात हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वांचल, बेहद महत्वपूर्ण रीजन, आप देखिए पूर्वांचल की कुल 26 लोकसभा सीटें हैं, 26 में से 23 सीट एनडीए और 3 सीट पर इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है। आजमगढ़, गाजीपुर, घोसी ओम प्रकाश राजभर को दी है ये सीट भारतीय जनता पार्टी से। गाजीपुर से अफजाल अंसारी यहां पर, जो कि बीएसपी से अभी मौजूदा सांसद है, इस बार सपा ने टिकट दिया है। और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव वर्सेस निरहुआ यहां पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए पूरा का पूरा पूर्वांचल गेरुए रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, यानी 23 एनडीए और 3 इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी देख लेते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुल सीट 27, और देखिए 27 में से मैनपुरी, रामपुर यानी 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, और 25 सीट पर यहां पर एनडीए आगे दिख रहा है। एनडीए यानी आरएलडी भी यहां पर 2 सीट में लड़ रही है, बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो सीधे तौर पर यह तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, आंवला, बदायूं, बागपत, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा एटा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हाथरस, कैराना, ये बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा मैनपुरी समाजवादी पार्टी के पास जाती हुई दिख रही है। यह तस्वीर सामने है, लेकिन इस पूरे आंकड़े में भी एक ट्विस्ट है, और यह ट्विस्ट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो देखिए इसके पीछे की क्या हकीकत है। अब मैं आपको वो ट्विस्ट बताने जा रहा हूं कि आखिरकार वो ट्विस्ट क्या है। देखिए यह है वो ट्विस्ट। पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा 9 सीटों की। देखिए 9 सीटें ऐसी हैं जहां 3% का स्विंग कोई भी बड़ा खेल कर सकता है। 9 सीटें, देखिए पहले मैं 9 सीटों की बात कर रहा हूं। ये 9 सीटें देखिए कौन कौन सी है। गाजीपुर, नगीना, फूलपुर, बाराबंकी की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से हैं। इटावा, कन्नौज, रायबरेली, रामपुर, ये 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर 3% का स्विंग बड़ा खेल कर सकता है। ये 3% का स्विंग क्या है, क्या बड़ा खेल हो सकता है, बात करने के लिए सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। यशवंत जी, मैं चाहूंगा आप जरूर यहां पर आए। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, वो उत्तर प्रदेश जिसका नतीजा, जिसके रुझान, जिसका ओपिनियन पोल हर कोई जानना चाहता है, लेकिन 73 सीट एनडीए, 7 सीट इंडिया गठबंधन को आपने दी, लेकिन उसके बावजूद सर ये 9 सीट का ये जो ट्विस्ट है, आखिरकार ये ट्विस्ट क्या है? 3% का स्विंग। मैं चाहूंगा जरूर दर्शकों को आप बताएं 3% के स्विंग के पीछे की कहानी। कल मैंने अपने दर्शकों को जैसा समझाया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपने एक टेलीकास्ट कल नहीं देखा
दरअसल हार जीत का जो अंतर होता है किसी भी चुनाव में रोहित, वो 1% का स्विंग 2% का मार्जिन कवर करता है। यानी सपोज कीजिए हम और रोहित चुनाव में खड़े हैं, हम दोनों को 50-50% वोट मिल रहे हैं और मेरे वोट 1% खिसक के रोहित के पास में जाते हैं, तो रोहित 51 हो जाएंगे, मैं 49 हो जाऊंगा, हम दोनों के बीच का फासला 2% का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, किसी भी सीट को जीतने के लिए अगर 2% का मार्जिन है तो आपको केवल 1% वोट ही फ्लिप करने की आवश्यकता है। उसी तरीके से इन सीटों पर जो भी पार्टी पीछे चल रही है, इन सीटों को निकालने के लिए उसको दरअसल केवल 3% वोट स्विंग करने की दरकार है। यानी यशवंत जी, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नगीना, फूलपुर, बाराबंकी, इटावा, रायबरेली और बदायूं बीजेपी के लिए तमाम सीटें, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये 7 सीटें खतरे की घंटी यहां पर है। खतरे की घंटी है, ये उस रडार पे है जहां पर अगर विपक्ष ने ताकत लगाई तो इन सीटों पे मामला बदल भी सकता है। इन सीटों में मामला। भाटी साहब, मैं चाहूंगा आप भी जरूर यहां पर आइए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाटी साहब, मैं चाहूंगा यहां आइए, आप इस तरफ आगे आइए। यशवंत जी यहां पर पूरा आंकड़ा बता रहे हैं और क्योंकि इन्होंने यह कहा है कि 7 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, आप क्या इस खतरे की घंटी को अपनी फेवर में तब्दील कर सकते हैं? सर बताइए भाटी साहब। राजकुमार भाटी जी इस वक्त हैं हमारे एलईडी के सामने। सर, नगीना, फूलपुर, बाराबंकी, इटावा, रायबरेली और बदायूं, ये 7 सीटें, क्या कहेंगे इन 7 सीटों के बारे में? भाटी साहब बताइए। देखिए, जो यशवंत जी का और सी वोटर का जो सर्वे, जो ओपिनियन पोल है, उस पर तो कोई संदेह जाहिर मैं नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं जो एक तरफ एक पार्टी के समर्थक होते हैं, वो ज़्यादा मिल जाते हैं जी। लेकिन जो ये रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं, परिणाम इसके बिल्कुल बहुत अलग होंगे। जैसे आपने पश्चिम की अभी शुरू के पहले और दूसरे चरण की सीटें दिखाई कुछ जी, उनमें कैराना, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, चारों सीटें हम बहुत ज्यादा, ये सीटें भाटी साहब बहुत ज्यादा मार्जिन, आपको 1% वाले मार्जिन पे भी दिखा। अभी भाटी साहब भाटी साहब ये बताइए यहाँ क्या किया आपने? बदायूं में तीसरी बार प्रत्याशी दे दिया, बताइए आपकी पार्टी की हवा थी। बदायूं हम किसी भी कीमत पर नहीं हार रहे, बदायूं हम जीत रहे हैं, कैराना हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं जी, मेरठ हम जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर हम मुजफ्फरनगर में बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। भाटी साहब, मैं आपको रोकूं, एक और दिलचस्प टिप्पणी मैं बोलिए आपसे माफी के साथ। जी बोलिए। जब ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है और चुनावी समीक्षा की जा रही है, उस समय चैनल पे मंदिर का फोटो दिखा के, घंटी बजा के धार्मिक माहौल तैयार करना, ये चुनावी आचार संहिता का भी उल्लंघन है, पत्रकारीय मानदंडों का भी उल्लंघन है, पत्रकारिता क्या मर्यादा का भी उल्लंघन है। ये मैं चैनल को अपनी शिकायत दर्ज करा रहा हूं कि इस तरह की आचार संहिताओं का उल्लंघन न किया जाए। भाटी साहब, आप वेटरन लीडर हैं, आपने अपनी बात की, हमने अपनी बात को सुना। भाटी साहब, एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं। हालांकि जो आपने कहा मंदिर दिखाते, हम ये एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर हर स्टेट का दिखा रहे हैं, ठीक है, आपकी बात भी हमने रखी। लेकिन अब देखिए एक और आंकड़ा, राजकुमार भाटी साहब यहां मौजूद हैं और हमारे पैनल के 2 और जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम बात करें। लेकिन एक और पेंच है, यशवंत देशमुख जी ने एक और पेंच दिखाया है। इस पेंच को कैसे कौन टाइट करेगा, ये दिलचस्प दिख रहा है। देखिए 7 सीट ऐसी है उत्तर प्रदेश में जहां पर 1% का स्विंग किसी का भी खेल बिगाड़ सकता है, किसी का बना सकता है। ये 7 सीटें कौन कौन सी है? देखिए, फिरोजाबाद, जौनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, धरौरा, ये और इसके अलावा अमरोहा, यानी कुल 7 सीटें। लेकिन ये 7 की 7 सीटें यशवंत जी बीजेपी की, यानी एनडीए की। यही खेल है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब आप स्वीपिंग मार्जिन के साथ में जाते हैं तो उस स्वीपिंग मार्जिन में अक्सर होता है कि मार्जिनल सीट्स आपकी तरफ जाती हैं, लेकिन यह फायदे का भी सौदा है और नुकसान का भी, क्योंकि अगर चीजें जरा सी भी पलटी, जिस तरह भाटी साहब कह रहे हैं, जरा सी भी उस तरफ पलटी तो सबसे पहले आपके हाथ से मार्जिनल सीट्स निकल के दूसरी तरफ जाती भी हैं। तो सवाल यह है, यहां से जो लड़ाई है, जिस जगह पे आज हमारे आंकड़े बता रहे हैं, 1% वाला तो पूरे खतरे में है। ये तमाम ये 1% वाला आंकड़ा मैंने कल भी आपसे बोला था जी। और मैंने क्या बोला था कि इन 1% के मार्जिन वाली सीटों पे जो आंकड़े आ रहे हैं, हम धर जरूर दे रहे हैं जनता के सामने, जनता के आंकड़े हैं, त्वदीयमस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत्। लेकिन इस सीट पर आप बोलेंगे पक्के से ये जीत रहे हैं, तो ब्रह्मा जी भी आके खड़े हो जाए तो यहां नहीं बोल सकते कि ये पक्के से जीत रहे हैं। चलिए, मैं अपने आप को अब पूरी ईमानदारी के साथ में आंकड़े जो है वो दर्शकों और जनता के सामने रख रहा हूं, लेकिन जहां पे जो कमी या गड़बड़ी होने की संभावना है,
हम वो भी पूरी। ठीक है यशवंत जी, ईमानदारी से हमारे बता- साथ विनोद अग्निहोत्री साहब मौजूद है, राकेश शुक्ला साहब भी। सर मैं आपको भी यहां पर बुलाना चाहूंगा क्योंकि ये मामला बहुत फंसा हुआ है। यहां पर देखिए 1% के मार्जिन पर दिखा रहे हैं 7 सीटें, और अब ये पूरा आंकड़ा हमारे सामने है। यशवंत जी मैं चाहूंगा आप इस तरफ आइए ताकि जी रोहित जी, एक मैं केवल जी, बात ज़्यादा हमारा अपना जो सर्वे और हमारी जो रिपोर्ट सर है जी उसके अनुसार यूपी में बीजेपी 40 से ऊपर नहीं जा रही, 40 से ऊपर नहीं जा रही और पूरे देश की स्थिति ये है कि हर स्टेट में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। जी आपका सर्वे भी ज्यादातर राज्यों में सहमत हैं हम जी। लेकिन जैसे गुजरात दिखा रहे हैं और ये उत्तराखंड और हिमाचल, उनमें भी 1-1, 2-2 सीट कम होगी। ठीक है, मैं विनोद अग्निहोत्री साहब क्या कहेंगे? देखिए 1% के स्विंग वाली ये सीटें और सारी एनडीए की है। अमरोहा, धरोहरा, फिरोजाबाद, जौनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, यानी ये कुल 7। क्या कहेंगे इन पर सर आप? यहां पर तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। देखिए 1% का स्विंग मतलब बहुत कम होता है जी और खतरे की घंटी दोनों के लिए होती है, खाली बीजेपी के लिए क्यों है? जी जो 1% से पीछे है हो सकता है वो और पिछड़ जाए या कवर कर ले, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट में जो बीजेपी को महारत हासिल है, जो आखिरी बॉल तक बैटिंग करने की बीजेपी की जो एक रणनीति है या उसका एक उसके अंदर जो कुशलता है, उसका चुनाव प्रबंधन है, बूथ मैनेजमेंट है, तो इसलिए बीजेपी कई बार जो 1% 2% स्विंग वाली सीटें होती है उनमें अपनी बढ़त बनाए रखती है। जी। ये एक है चुनौती। लेकिन अब यहाँ जो जिन सीटों का बात कर रहे हैं, अब जो धौरहरा है, और धौरहरा से एक जमाने में जितिन प्रसाद जीतते थे। जी बिल्कुल, जितिन प्रसाद पीलीभीत लड़ रहे हैं जी। तो धौरहरा में जितिन प्रसाद बीजेपी, अगर जितिन प्रसाद खुद चुनाव ना लड़ते तो धौरहरा सीट में वो बीजेपी की पूरी मदद कर सकते थे, लेकिन अब खैर उनकी पोलिंग जब होगी तब होगी। रेखा वर्मा वहां से जी रेखा वर्मा है जी इसी तरह अब फिरोजाबाद सीट है, फिरोजाबाद सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जी वो रामगोपाल जी के बेटे अक्षय यादव वहां से रहे बिल्कुल। हैं, तो अब वहां पर समाजवादी पर जो 1% का स्विंग है वो जाहिर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगा देगी, बूथ मैनेजमेंट भी करेगी और सब करेगी, तो वहां स्थिति बदल सकती है ऐसी सीट पर। जौनपुर की मैं बता दूं आपको, जी। आज ही खबर आई है जी। कि धनंजय सिंह की पत्नी वहां बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहां समीकरण बदल सकते समीकरण हैं। इसलिए बदलेंगे क्योंकि अगर वो 60-70 हजार भी वोट काट ले गई हाँ। तो सीधे सीधे बीजेपी का नुकसान होगा। तो ये माइक्रो लेवल के मैनेजमेंट है जो कि ठीक है समझ सर, नहीं मैं आती। एक रिएक्शन यहां पर राकेश शुक्ला साहब। मुरादाबाद सीट का मैं जी, बता दूं, जी मुरादाबाद सीट पे जो एसटी हसन जो वहाँ के लोकल एमपी थे, उनका टिकट काट के रुचि वीरा को दिया। हाँ जी अभी 2 दिन पहले तक एसटी हसन का पूरा ग्रुप जो है उनके चुनाव में नहीं लगा था, लेकिन हाल ही में खबर आई है कि अब एसटी हसन को मना लिया गया है और उनका ग्रुप जो है रुचि वीरा के लिए लग गया है। तो अब देखिए जो अभी यशवंत कर रहे हैं ये 1% 2% वाले हैं, ये बदल सारे सकता है। समीकरणों में बदल सर, सकता है। राकेश शुक्ला साहब मैं चाहूंगा 3% के स्विंग वाली सीटें इनके बारे में बताइए। बदायूं, बाराबंकी, इटावा, गाजीपुर, कन्नौज, नगीना, फूलपुर, रायबरेली और रामपुर। इसमें से देखिए 3 सीटें सपा की हैं और बाकी सारी की सारी सीटें एनडीए की हैं, अगर बीजेपी की बात करें। देखिए जो गाजीपुर है, गाजीपुर तो सपा के लिए 3% मत कहिए, आप ये कहिए कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो निधन के बाद वहाँ पे उनका अफजाल अंसारी को वहाँ पे वोट मिलेगा। जी कन्नौज सीट पे यदि अखिलेश चुनाव लड़ते हैं जी तो वहाँ पे टफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन यदि अखिलेश नहीं लड़ते जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव निकाल सकती है कन्नौज का। अब आ जाइए फूलपुर। फूलपुर में जो फाइट है, मेरे पास जो जानकारी वो ये है कि चाहा ये जा रहा था कि पल्लवी पटेल फूलपुर से चुनाव लड़े, लेकिन किन्हीं कारणों से पल्लवी क्रॉस वोटिंग करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ पाई, तो एक ये एंगल फंसा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ मैनेजमेंट चाहती थी, बेहतर मैनेजमेंट, वो शायद इसी वजह से सीट फंसी हुई है। रायबरेली में यदि प्रियंका वाड्रा वहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी, लेकिन यदि प्रियंका नहीं लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी भी इसीलिए अभी तक कैंडिडेट नहीं दी है कि कांग्रेस का कैंडिडेट देखने के बाद ही वो अपना कैंडिडेट उतारेगी। रामपुर सर, रामपुर में आजम खां की तरफ की जो नाराजगी है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सपा के लिए भारी साबित ना हो जाए। ये स्थिति है। ये इस तरीके से ये सारी सीटों का जो समीकरण है, मैं इन 2 सीटों में बात करूंगा। अमरोहा में जो पिछली बार दानिश अली जीते उस बीएसपी से, उसका मूल कारण ये था कि मुस्लिम और जाटव ये दोनों उनके साथ गए और 6-6.5 साथ में था तो जाट वोट भी मिला, 6-6.5 लाख वोट दानिश अली को मिले थे, क्योंकि वहां ये दोनों वोट बहुत आए थे और उसकी वजह से वो दानिश अली बीएसपी से जीते। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ जाटव वोट जाएगा क्या, सबसे महत्वपूर्ण ये बड़ा सवाल है। ठीक है सर, अब आप आ जाइए इस पे जौनपुर पे। जौनपुर में अभी गया था, वहां कृपा शंकर सिंह का घोर विरोध है,
लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था। लेकिन अब कला रेड्डी को जो बीएसपी ने जो टिकट दे दिया है, उससे वो सीट फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सर, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हमारे वही साथ कला रेड्डी है, धनंजय बीजेपी के नेता शलभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। और सर, आपसे निवेदन है, आप प्लीज अपनी सीट आप ग्रहण करें। मैंने आपको कष्ट दिया यहां तक आने का। यशवंत जी, लेकिन आप यहां रुकिए, अभी आपसे और बात करनी है। शलभ जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। शलभ जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। क्या कहेंगे आप? 73 सीट और 7 सीट पर इंडिया अलायंस, लेकिन अगर हम बात करें 7 सीट की, 1% के स्विंग पर 7 सीटें और 7 की 7 सीटें एनडीए की हैं। क्या कहेंगे इस पर शलभ जी आप? रोहित भाई, बहुत धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लोगों की सेवा की है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ है, अपना एक माइल स्टोन एस्टैब्लिश किया है, और जिस प्रकार से महिलाएं, माताएं, बहनें, किसान, सबका जो रूप देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इस बार रोहित भाई इतिहास रचेगी। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। यशवंत जी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो कहा कि 1% और 3% का जो स्विंग का मसला है, आप देखिएगा चुनाव आते आते, चुनाव की तारीख आते आते, माननीय मोदी जी का वो करिश्मा है, उनका वो नेतृत्व है कि ये पूरा का पूरा स्विंग 4-5% भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा। आप जहां पे 3% और 1% की बात कर रहे हैं, और ठीक है, थोड़ी कुछ जगहों पर हो सकती है बातें कि लोगों के मन में हो कि ये प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है, लेकिन चुनाव आते आते माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हो, प्रधानमंत्री जी की सेवा हो, 4-5% का वोट स्विंग होगा और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। आपने पहले भी देखा है, पहले भी हमने जीता है, पहले भी हमने यहाँ पे इतिहास कायम किया है और आगे भी करेंगे। पिछली बार अगर आप देखिएगा, सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े और सपा बसपा का जो गठबंधन था वो बहुत ही जबरदस्त गठबंधन मीडिया के मुताबिक माना जाता था कि भाई सपा बसपा अगर एक हो गए तब तो फिर कुछ बचता नहीं है, लेकिन सपा बसपा के एक होने के बाद भी हमने इतिहास रचा था। अभी तो जो स्थिति है उसमें मोदी जी की लहर चल रही है, मोदी जी की जबरदस्त आंधी चल रही है और उत्तर प्रदेश में योगी जी का काम सर चढ़कर बोल रहा है। 80 की 80 सीटें कहीं नहीं जाती। शलभ जी, मैं एक सवाल आपसे और लूंगा क्योंकि हमने आपको बहुत देर से हम आपके पास आए, क्योंकि हम यहां पर तमाम आंकड़ों पर चर्चा कर रहे थे। सवाल यह है कि आप देखिए, मूलतः आप देवरिया से आते हैं, मैं पूर्वांचल की खास तौर पर बात करना चाहूंगा। देखिए, हमारा जो सर्वे दिखा रहा है उसमें घोसी पर और आजमगढ़, ये 2 सीटें यहां पर सीधे सीधे इंडिया अलायंस की तरफ जाती हुई दिख रही है। हालांकि ये सर्वे में बार बार ये बात कह रहा हूं। अब आप देखिए, आजमगढ़ और घोसी ये जाती हुई दिख रही है, और आप देखिए इसके इतर अगर हम बात करें, गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर सीट फंसी हुई है आपकी, वो मार्जिन में फंसी हुई है। तो मुख्तार अंसारी को लेकर जो आप लोगों ने तमाम तरह की बातें की, लेकिन आप देखिए सारी सीटें इसका मतलब आसपास की फंसी हुई है। चाहे हम घोसी की बात करें, चाहे बलिया की बात करें, आजमगढ़ की बात करें और गाजीपुर की बात करें, 4 सीटें उसी प्रभाव क्षेत्र की मानी जाती रही। क्या कहेंगे इस पर आप? तो देखिए, इसमें गाजीपुर को अगर आप छोड़ दीजिए तो सारी सीटें तो हमने चुनाव जीता है पिछली बार, और आजमगढ़ तो बाई इलेक्शन आपने देखा कि बाई इलेक्शन में परिवार से लड़ने गए थे धर्मेंद्र जी, उनको निरहुआ जी ने हरा दिया चुनाव। आजमगढ़ का चुनाव तो आपके सामने है। मैं देखिए दूसरी बात रोहित भाई कर रहा हूं, इस बार आप चाहे मुख्तार अंसारी की बात करिए या कुछ भी करिए, इस बार एक अलग तरह का वातावरण है और लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में भी। मैं भारती जी का बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन देखिए जिस प्रकार का नैरेटिव एक प्रस्तुत किया जाता है कि आप अगर अयोध्या का भगवान राम का मंदिर दिखाते हैं, उस पर भी इनको आपत्ति होती है। तो ग्राउंड जीरो तक की बात है कि भगवान राम का मंदिर बनकर खड़ा हुआ, उसका भी विरोध किया, माफियाओं का सफाया हुआ, उसका भी विरोध किया, गरीब कल्याण की योजनाएं चली, उसका भी विरोध किया, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अच्छा काम हुआ, उसका भी विरोध किया। तो ये पूरी लड़ाई सुशासन बनाम कुशासन की है और उत्तर प्रदेश में लोग इस बात को महसूस करते हैं। क्या गाजीपुर में हर व्यक्ति के लिए मुख्तार अंसारी बसिया थोड़े हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं, और ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनके यहाँ कत्ल हुआ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो विधवाएं वहां पर घूमती है कि भाई उनके लोग परिवार उजाड़े गए हैं। तो वो सारे लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से काम हुआ है, और चाहे गाजीपुर हो चाहे घोसी हो। घोसी में आप देखिएगा चुनाव आते आते ओम प्रकाश राजभर जी का सुपुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ओबीसी परिवार से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया। आप देखिएगा एक तरफा लहर चल रही है मोदी जी की और योगी जी का काम बोल रहा है। छोटा सा रिएक्शन लेते हैं, भाटी साहब, बड़ा क्विक रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। केवल शलभ मणि भाई को केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ये नियम मैंने नहीं बनाया, ये चुनाव आयोग का नियम है कि चुनाव में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वर्जित है, और जो धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करेगा वो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने ये नियम नहीं बनाया। और जहां तक आप घोसी की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर दिल्ली आके वो उनसे निवेदन कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं से कि मेरी सीट चेंज कर दो, वहां मैं जीत नहीं पा रहा। आप क्या बात कर रहे हो? उनका जनता में विरोध हो रहा है वहां।
भाटी जी, हमारी भाटी बैठकों साहब, की भाटी जानकारी साहब, आपको हालांकि ज्यादा हालांकि रहती है, मैं एक छोटी सी अपनी बैठकों की जानकारी कम रहती है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी हारती है। हमारी बैठकों की जानकारी थोड़ा कम रखेंगे, अपनी बैठकों की जानकारी रखेंगे तो शायद आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन आपकी चिंता हमारी पार्टी में क्या हो रहा है ये जानने की ज्यादा रहती है। आप उसके लिए चिंतित मत हो, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हो प्रकाश राजभर जी के बेटे, ठीक है, और निश्चित तौर पर चुनाव शरद जी मैं आपको रोकूंगा। हालांकि मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, भाटी साहब ने बात की, बड़े सौम्यता से उन्होंने बात की, बिल्कुल सबको अपनी बात रखने का हक है। शलभ जी ने भी अपनी बात रखी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि हमने जो अपने स्क्रीन पर जो मोन्टाज रखा जब उत्तर प्रदेश को दिखाया तो उसमें इमामबाड़ा, ताजमहल सबको हमने दिखाया है। अब उनको भी कोई किसी का प्रतीक चिन्ह मान सकता है। खैर, ये आज की डिबेट का विषय नहीं है, क्योंकि भाटी साहब ने बात रखी तो मुझे लगा हमें भी अपनी बात सामने रखनी चाहिए। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं 73 सीट एनडीए, 7 सीट इंडिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 16 सीट ऐसी हैं जिनमें से 9 सीट 3% के स्विंग में फंसी हैं और 7 सीटें 1% के स्विंग में फंसी हैं, यानी 16 सीट फंसी। और ये 16 सीट इधर से उधर हो जाती है तो आंकड़े में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। आखिरकार ये स्विंग क्या है, 3% का स्विंग क्या है और 1% का स्विंग क्या है, ये यशवंत देशमुख जी से सामान्य भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्राफिक के जरिए हमने बताने की कोशिश की। यशवंत जी, मैं चाहूंगा इस ग्राफिक को आप जरूर दर्शकों को डिकोड करें, उनको बताएं। स्विंग का जो आसान मतलब है क्लोज, जो 3% के स्विंग से हो जाए। डेड हिट यानी जहां 1% का, क्लोज वो जहां पे हम फिर भी कह पा रहे हैं। डेड हिट वो जहां ब्रह्मा जी की भी हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि वो आके बता दे। लेकिन एक बात बहुत साफ है इसमें, सबसे ज्यादा तो मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा अपने दोनों वरिष्ठ जो हमारे भाई और पत्रकार हैं यहाँ पर, शुक्ला जी और मियोत्री जी का। क्योंकि देखिए, जब हम ये बताते हैं कि ये क्लोज हैं और ये डेड हिट हैं तो कई बार दर्शकों का होता है नंबर तो दे दिए, उसमें एक फतूरा छोड़ दिया। अरे भाई, फतूरा नहीं है। जिस तरह से शुक्ला जी ने, अग्निहोत्री जी ने एक एक सीट का आपको आज आकलन बताया कि किस सीट पर चुनाव फंसा है और क्यों फंसा है, किस कैंडिडेट के कारण फंसा है, क्या समीकरण था जिसके कारण फंसा हुआ है, तो आप समझेंगे कि दरअसल सर्वे के साइंस में हम केवल वोट शेयर का एस्टिमेशन कर पाते हैं और वोट शेयर के एस्टिमेशन में भी सैंपलिंग एरर 3% का होता है। इसीलिए अब ये पूछने के लिए दर्शक कई बार पूछते हैं, ये 3% क्यों, 2% क्यों नहीं, 5% क्यों नहीं, आप आकलन क्यों नहीं करते? 3% इसलिए क्योंकि 3% का मार्जिन ऑफ एरर सर्वे के विज्ञान में होता है। इसलिए इस जगहों पर हम आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन हम पूरी ईमानदारी से आपको बताते हैं कि इन आंकड़ों के अंदर, इतने मार्जिन के अंदर कौन कौन सी सीट आ रही हैं और उन सीट पर इस समय कौन आगे चल रहा है। और चीज अगर फंसी है तो फंसी है, अटकी है तो अटकी है। तो ये 3% और 1% का पेच यशवंत जी ने समझाया। ऐसे में यानी इनका कहना है 1% वो सीटें हैं जहां पर यशवंत देशमुख कह रहे हैं, आंकड़ों के मैं बाजीगर भी नहीं कहूंगा क्योंकि लगातार आंकड़ों से खेलते हैं, कई सालों से आंकड़े हमें बता रहे हैं। इनका कहना है कि 1% वाली वो सीटें जहां ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कह सकते कि साहब यहां से कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो आइए एक बार फिर से 1% वाली सीटें देखते हैं। और ब्रह्मा जी का तो पता नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं इन पर वो हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं। देखिए, ये वो सीटें हैं 1% वाली सीटों की अगर हम बात करें, 3% वाली है, ये 1% वाली, ये वो सीटें जिनके बारे में यशवंत देशमुख जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो है अमरोहा। अमरोहा देखिए बड़ी महत्वपूर्ण सीट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। धौरहरा, फिरोजाबाद जहां से रामगोपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। जौनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बीजेपी के कृपाशंकर सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके इतर बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी को यहां पर शशिकला को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके अलावा मुरादाबाद जहां पर रुचिवीरा चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया। मुजफ्फरनगर, इस सीट पर गौर कीजिएगा, मुजफ्फरनगर संजीव बालियान यहां से सांसद हैं, बड़ी चर्चित सीट। और मैं यूं कहूंगा कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर मूड सेट करने वाले कुछ जिले हैं, कुछ सीटें हैं, तो उनमें से एक सीट ये भी है। और ये वही मुजफ्फरनगर है जिसने 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और बीजेपी ने अपने पैर भी जमाए थे यशवंत जी। और संभल, ये संभल वही संभल है जहां पर कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। आचार्य प्रमोद कृष्ण यहां पर कल की धाम भी बना रहे हैं। तो ये वो 7 सीटें हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। लेकिन ये आज की तारीख का, आज की तारीख जो हमारा, एक बात और भी हम बता दें, हमारे ट्रैकर में जो हम आंकड़े देते हैं वो आज की तारीख, ये अभी का सेटिंग पॉइंट है। यहां से अब कैंपेन, चुनाव के जो जिस तरीके का कैंपेन होगा,
जो कैंडिडेट्स चुने गए हैं, अभी कैंडिडेट्स के ऊपर बात हुई कि किधर से कैंडिडेट, और अभी भी कैंडिडेट आ ही रहे हैं। और कई बार तो जैसे अभी आपने जौनपुर का जिक्र किया, लड़ाई कहीं और हो रही है, तीसरा कैंडिडेट कुछ और आ गया, अब खेल यहां कुछ और हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ये सीट न केवल फंसी है, अटक गई है। अटक गई है जी। बीएसपी आई है, अभी मैं और विनोद जी चर्चा कर रहे थे, तो वहां त्रिकोणीय होने की बजाय कहीं सपा और बसपा के बीच में आमने सामने की फाइट ना हो जाए। तो भारतीय जनता लेकिन मैं पार्टी रोकूंगा, भाटी साहब के पास आऊंगा। भाटी साहब बताइए क्या कहेंगे? 7 सीटें, यशवंत जी तो कह रहे ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते, लेकिन आप कुछ बता सकते हैं 7 सीटों के बारे में? ये 7 ये और 6 ये 13 सीट एनडीए की निकाल दो, तो जो मैं समीकरण बता रहा हूं वहीं पहुंच जाती है गाड़ी। यानी आप कह रहे हैं 40 तक चले मेरे पास जो सर्वे है जिसके आधार पर मैं कह रहा था बीजेपी 40 से ऊपर नहीं पहुंचेगी, वो हमें 24 सीट दे रहा है वो सर्वे, और ये 13 सीट जोड़ के हमारी 24 हो जाती हैं जी। तो फिर उस तरफ भी बढ़ते हैं। ठीक है, शलभ जी क्या कहेंगे आप? देखिए यहां पर राजकुमार भाटी साहब कह रहे हैं कि ये जो 1% वाली 7 सीटें हैं, ये सब एनडीए की है सारी की सारी, और इनका कहना है कि सब में लूज कर जाएंगे। आप क्या कहेंगे आप? और यशवंत जी कह रहे हैं इन 7 सीटों पर कोई कुछ नहीं कह सकता कौन जीतेगा। रोहित भाई, समाजवादी पार्टी का इंटरनल सर्वे 2017 में इनकी सरकार वापस लेकर आ रहा था। समाजवादी पार्टी का इंटरनल सर्वे 2019 में भी इनको 40 सीटें दिला रहा था, 2014 में भी इनको दिला रहा था, और लोगों ने देखा। हम तो एक बात जानते हैं कि हमने परफॉर्म किया है, मोदी जी का काम हो, योगी जी का काम हो, और जिस प्रकार से जनता के बीच में लहर है। आप जो 1%, 3% का मार्जिन दिखा रहा है, मैं सहमत हूं, कुछ जगहों पे ये हो सकता है, लेकिन ये बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ेगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, जैसे जैसे लोग अपने पोलिंग डेट के करीब में आएंगे, ये बढ़ेगा। और आप देखिएगा इस बार अलग तरह का वातावरण है। आप जिस भी तबके के पास जाइए, सारे के सारे जो वोट बैंक का एक खेल हुआ करता था, पूरी तौर पे खत्म हो चुका है। चाहे वो मुस्लिम समाज के भीतर हो, चाहे कोई भी समाज हो। आज जो इन्होंने बरगला के रखा था, आप बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे, आज की तारीख में मुस्लिम समाज के लोग भी कह रहे हैं कि हमें राशन मुफ्त में मिला, हमें आवास मिला, हमें सुरक्षा मिली, हम क्यों नहीं करेंगे वोट? तो निश्चित तौर पे ये जो आपका सर्वे है 73 सीटों वाला, मुझे लगता है कि आते आते और अपडेट होगा, और जितने लोगों ने वोट बैंक बना के रखा था उत्तर प्रदेश के भीतर, उनके सारे समीकरण ध्वस्त होंगे। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रोहित भाई 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आने जा रही है। एक बार फिर से शलभ त्रिपाठी 80 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। राजकुमार भाटी साहब संक्षेप में, क्योंकि हम फाइनल कमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आप सवाल कुछ भी पूछो, जवाब एक ही होगा, मोदी जी योगी जी, मोदी जी योगी जी। अब सलमणि जी कह रहे हैं हर वोट बैंक हमसे खुश है, यानी वो किसान खुश हैं जिन्हें इनके मंत्री के बेटे गाड़ियों से रौंद रहे थे, यानी वो नौजवान खुश हैं जो लखनऊ में लाठियां खाते रहे 2 साल तक लगातार, वो ओबीसी खुश है जिनकी हकमारी की गई टीचर्स की भर्ती में, वो बेटियां खुश हैं जो रेप के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती, वो आत्महत्या कर लेती हैं, वो लोग खुश हैं जिनके पैरों में हाथ पकड़ पकड़ के पैरों में गोली मारी जा रही है, वो सब खुश हैं, सारे इन्हें वोट देंगे। 10 रुपए का राशन देके 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल पहले भी मिलते थे, 2 रुपए किलो मिलते थे, इन्होंने वो 2 रुपए कम कर दिए। 10 रुपए का राशन देके। भाटी साहब रुको, संक्षेप में आप बात पूरी करें, मुझे एक एक रिएक्शन यहां पर लेना है और बाकी मेहमानों का भी, वक्त कम है। रोहित भाई, वो लोग खुश हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलते देखी, वो लोग खुश हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी का आतंक देखा, वो लोग खुश हैं जिन्होंने अतीक अहमद की दहशत देखी, वो लोग खुश हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का जंगल राज देखा, और वो लोग भी भाटी भाई खुश हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का राशन नेपाल और बांग्लादेश में बिकते देखा आपकी सरकार में। उनको नहीं पहुंचता था, वो राशन उनके दरवाजे में पहुंच रहा है, उनकी थाली में पहुंच रहा है, वो लोग खुश हैं, उनका आशीर्वाद है। मैं शलभ जी आपको भी रोकूंगा, भाटी साहब आपको भी रोकूंगा माफी के साथ, क्योंकि मुझे एक एक रिएक्शन। विनोद अग्निहोत्री साहब क्या कहेंगे आप? दोनों लोगों ने दावेदारी जिता दी। यशवंत जी भले कहें कि ब्रह्मा भी कुछ नहीं कह सकते, ये भी कुछ नहीं कह सकते, शलभ जी कह रहे हैं 80-80, और भाटी साहब कह रहे हैं कि 40 में समेट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सर जो ये आंकड़ा है 16 सीट का, ये 16 सीटें दोनों पार्टियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए ब्रह्मा जी के तक तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सही है कि हम और यशवंत कुछ नहीं कह सकते जी, क्योंकि देखिए सर आप अपनी बात की, यशवंत जी ने तो ब्रह्मा जी का जिक्र कर दिया है। विनोद जी मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप अपनी बात करिए। मैं अपनी कह रहा हूं, हम और यशवंत नहीं कह सकते, ब्रह्मा जी को हम बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की बात समझिए, उत्तर प्रदेश में बार बार कहता हूं ऐसा राज्य है जहां योगी और मोदी का जो डबल इंजन है भारतीय जनता पार्टी का, वो असली रूप में है। बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। यहाँ योगी जी और मोदी जी भी यहीं से बनारस से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो जो अभी शलभ मणि कह रहे थे, ठीक है पार्टी प्रवक्ता है, पार्टी के हिसाब से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन वो जो कह रहे थे उसका एक असर तो यहाँ है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो असर है।
और जो ये कह रहे थे भाटी जी, तो जो असंतोष है उसका भी असर है। अभी जो सीटें फंसी हुई हैं 16 आपकी 17 जो 3% और 1% से, वो इसी कारण फंसी हुई हैं कि ठीक है, जो ये असर है। माफी के साथ और आपको असर बाकी करते हुए लोकल राकेश जी, समीकरण के साथ बड़ा संक्षेप में आपका कमेंट चाहूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है सर। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वहाँ डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन है, प्रभु श्री राम, मोदी, योगी। तो इस बार वोट भी बढ़ेगा और सीट भी बढ़ेगी, क्योंकि 2014 में वोट कम था, सीट ज्यादा थी। 19 में वोट ज्यादा था, सीट कम थी। ठीक है इस सर। बार वोट और सीट भारतीय जनता पार्टी की दोनों बढ़ने की स्थितियां हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो आंकड़ा 347 एनडीए और 153 पर इंडिया गठबंधन खड़ा दिख रहा है इस वक्त यूपी का जो ओपिनियन पोल है उसके आने के बाद। और अब आगे पूरा आंकड़ा, पूरे देश की तस्वीर यानी फाइनल फिगर आपका इंतजार कर रही है। 370 का दावा, 400 पार का दावा, कितनी ही हकीकत, कितना फसाना, ये थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। यशवंत देशमुख हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बाकी जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े होते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग देखते रहिए एबीपी न्यूज, क्योंकि अगले कुछ मिनट बाद पूरे देश की तस्वीर आपके सामने आने वाली है। 370 का दावा बीजेपी कर रही है और 400 का दावा एनडीए की तरफ से हो रहा है। कितनी हकीकत है, कितना फसाना,